हेलो दोस्तों। कुछ अरसे पहले की बात है कि मेरी एक दोस्त की बेटी को जो है बहुत ही पेनफुल हैवी पीरियड्स हुआ करते थे, जो ना सिर्फ उस बच्ची को जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में डालते थे, बल्कि जो मदर थी, ज़ाहिर है मेरी दोस्त, उसको भी बहुत ही तकलीफ़ होती थी अपनी बच्ची की ये तकलीफ़ देखकर। अब हम लोग हमेशा यही सोचते थे कि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, हम औरतों को जो है ये इतने हम थैंक्स टू आवर हार्मोन्स अप्स एंड डाउन्स जो है उसके बहुत से हमें इश्यूज़ होते हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक इशू है जो कि टल जाएगा। तो अब जब मैंने थोड़े अरसे पहले टीवी शोज़ जब किए, हेल्थ शोज़ किए, और उसमें एंडोमेट्रियोसिस की भी बात आई और उसके लिए भी हमने शो किए, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये एक अच्छा खासा हेल्थ प्रॉब्लम है औरतों का। इनफैक्ट 1 in 10 women of reproductive age they suffer from it। तो ये मैंने सोचा कि आज आपको भी इसके बारे में पूरी जानकारी दें, और उसके लिए आई हैं एज़ यूजुअल, जैसे जो पिछले वीक भी आई थी, हमारी डॉक्टर नीतू बजेकर। शी इज़ अ सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट इन द यूके with over 35 years of clinical experience in women's issues। तो ये बताएंगी आपको कि भाई क्या वजह है, क्या चीज़ है एंडोमेट्रियोसिस, और उससे कैसे हम डील कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन नीतू फॉर ज्वाइनिंग अस। और थैंक यू यास्मीन जी फॉर इनवाइटिंग मी। और आई एम सो हैप्पी कि यहाँ हम बैठ के इतनी इम्पोर्टेंट चीज के बारे में हम बात कर सकते और ये बात ग्लोबल जा रही है, और देखें बहुत सी औरतों को इससे फ़ायदा होगा। तो आज भी बात औरतों की ही प्रॉब्लम की है, हमारे जो हार्मोनल, थैंक्स टू आवर हार्मोन्स। अब बात है एंडोमेट्रियोसिस की। आप मुझे बताइए ये क्या चीज़ है। तो एंडोमेट्रियोसिस अगर हम सिंपल एक्सप्लेनेशन दें तो आपकी जो यूट्रस है, वूम है, गर्भाशय जो है, उसके जो अस्तर है, वो लाइनिंग उसी टाइप की चीज हम देखते हैं कि ओवरीज और अपने बाउल्स के ऊपर बैक ऑफ द यूट्रस ये पूरा स्टिक हो जाती है। तो हर महीने जब हमारे पीरियड्स होते हैं और वो जो लाइनिंग हम बाहर निकालते हैं, तो उसी टाइप की जो लाइनिंग है, जो अस्तर है, वो जाके हमारे ओवरीज पे भी लग जाते हैं, हमारे बाउल्स पे ऊपर भी लग जाते हैं। तो क्या होती है कि ये बहुत प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। वी डोंट नो एग्जैक्टली कि कैसे जाती है उस तरफ से, क्योंकि हम वो एंडोमेट्रियोसिस की डिपॉजिट्स जो है वो हम लंग्स में भी देख सकते हैं, हमारे सिजेरियन सेक्शन स्कार्स में भी देख सकते हैं, नाक में भी देख सकते हैं। तो ऐसे सिंपल सी एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर इतना तो हमें मालूम है कि 1 in 10 people women suffer from endometriosis। तो ये जो कंडीशन है वो 7 साल लग जाते हैं, एवरेज पे 7 years to 8 years लग जाते हैं बिफोर दिस फ्रेंड ऑफ योर्स, हर डॉटर वुड हैव गॉट अ डायग्नोसिस। क्योंकि हम क्या होता है कि एक तो हम सोचते हैं कि पेनफुल पीरियड्स नॉर्मल है। कोई भी पेनफुल पीरियड्स नॉर्मल नहीं है। चाहे थोड़ा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स किसी को हो रहे हो तो चलो वो चल जाएगा, अगर वो आप न्यूरोफेन ले ले या ब्रूफेन ले ले, उससे ठीक हो जाती है तो कोई बात नहीं है। पर अगर आपको बहुत सारी दवाई लेनी पड़ती है, अगर आप अपने स्कूल पे नहीं जा सकते हो या कॉलेज नहीं कर सकते हो या घर का काम नहीं कर सकते हो, तो उसको कभी हम इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो हैवी पीरियड्स हो या पेनफुल पीरियड्स हो। वो डॉक्टर को बताने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर बताएंगे कि हाँ आपको पेनफुल पीरियड्स हो रही है, आपको हैवी पीरियड्स हो रही है। नहीं, वो आप बता रहे हैं डॉक्टर्स को कि मेरे को ये हो रही है। तो आपको नेक्स्ट चीज क्या करना है कि डायग्नोसिस पे आना है। कैसे आएगा? अनलेस यू थिंक कि अच्छा मेरे को एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, तो या तो आपके घर में किसी को हो ऑलरेडी एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं? बहुत सारे हैवी पीरियड्स हो सकते हैं, पेनफुल पीरियड्स हो सकते हैं। अगर आप सेक्स के टाइम बहुत पेन हो सकता है। जब आप डॉक्टर के पास इंटरनल एग्जामिनेशन के लिए जाए तो आपको बहुत ही ज्यादा पेन हो सकती है कि आपको डर लगती है कि डॉक्टर के पास जाने के लिए। चाहे आपको बावल की सिम्टम्स हो जाए, मतलब आप जब बावल नंबर 1 और नंबर 2 करने जाए तो आपको दर्द हो या खून निकले, तो ये सारे सिम्टम्स, और इनफर्टिलिटी, बच्चा नहीं हो सके, तो ये सब बहुत सीरियस सिम्टम्स है। तो एक पेशेंट मेरे को 25 साल पहले एक बार बताया, डॉक्टर साहब, डॉक्टर बजेकल, मेरे को तो लगता है कि मेरा हालत इतनी खराब है कि कैंसर से भी खराब है, पर मैं इतना नॉर्मल लगती हूँ बाहर से कि लोग सोचते हैं कि मैं बना रही हूँ, कोई मेरे बात सुनने को नहीं चाहते हैं। तो ये मेरे को बहुत ही लगा, इसीलिए मैं एंडोमेट्रियोसिस में बहुत स्पेशलिज्म भी किया। तो
एक बात है कि 7 to 8 इयर्स लग जाते हैं। तो आप अगर डॉक्टर के पास जाएं तो आप ये जरूर बताइए कि मेरे घर में किसी को ऐसा हो रहा है कि बहुत इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हुआ था या मेरे को ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो डॉक्टर साहब आप प्लीज मेरे को अल्ट्रासाउंड करा दीजिए ताकि कुछ तो पता चले कि कोई चॉकलेट सिस्ट या ओवेरियन सिस्ट अंडाशय में कोई ऐसे स्वेलिंग हो जाए या कोई पता चले कि ऐसा बहुत सारा एंडोमेट्रियोसिस है। पर एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस जो है यास्मीन जी, वो इतना आसानी से नहीं हो सकती है। अल्ट्रासाउंड या एमआरआई और सीटी स्कैन अलोन कैन नॉट पिक अप 100%। जिनको बहुत सारे कम एंडोमेट्रियोसिस की स्पॉट्स हो फिर भी उनको बहुत दर्द हो सकती है। ये नहीं कि आपको बहुत एंडोमेट्रियोसिस हो तभी इतना बहुत पेन हो सकता है, ऐसी है ही नहीं। तो वो डायग्नोसिस स्पेशलिस्ट जैसे मेरे टाइप के स्पेशलिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट जो एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, जो लैप्रोस्कोपी करेंगे, मतलब दूरबीन से की होल सर्जरी, की होल देखेंगे, तभी हम डायग्नोज कर सकते हैं। तो क्या है, लॉट ऑफ विमेन आर स्कैर्ड ऑफ ऑपरेशंस, तो वो भुगतते रहते हैं, चाहे उनके मम्मी बोल दे कि चलो चलो देखो बच्चे होने के बाद तो तुम्हारा सारा पेन ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। तो 1 in 10 women suffer this condition। इससे बहुत सारे heavy periods, painful periods, pain on intercourse, infertility, bowel symptoms, पेशाब करने में प्रॉब्लम्स, बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। तो ये आप कभी इग्नोर नहीं कीजिए क्योंकि इसके लिए ट्रीटमेंट है, क्योर नहीं है, कोई क्योर नहीं कर सकते हैं, पर ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जल्दी से जल्दी आप ले लो। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि वैसे आपने तो सब चीज़ें एक उसमें कवर कर दी हैं, लेकिन ये कि इसका कॉज क्या हो सकता है? मतलब ईस्ट्रोजन ज़्यादा है आपकी बॉडी में क्या? ये छोटी सी जरा ये बात है कि ये ईस्ट्रोजन फ्यूएल्ड है, मतलब अगर आप मेनोपॉज में जाओ तो एंडोमेट्रियोसिस उतना नहीं हो सकता है क्योंकि आपके ईस्ट्रोजन लेवल्स कम हो गए हैं। तो ईस्ट्रोजन जहां होती है रिप्रोडक्टिव एज, मतलब जैसे पीरियड शुरू हो जाए तो 8, 9, 10 साल से लेके 50 साल तक एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ईस्ट्रोजन की प्रॉब्लम है, पर ये नहीं कि आप ईस्ट्रोजन को और कुछ देके कम कर दो। ये आपको दवाई के साथ, ऑपरेशन के साथ, लाइफस्टाइल के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इन्फ्लेमेशन को कम करे। तो ये क्योर नहीं है पर ट्रीटमेंट हो सकती है थोड़ा। तो ये डायग्नोज इतनी मुश्किल से क्यों होता है, इतना ज्यादा टाइम क्यों लेता है कि पता चले डॉक्टर को? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि न्यूकासल में अभी ट्रायल चल रही है कि ब्लड टेस्ट से हम पता कर सकें क्या नहीं, और उनको लग रहा है कि वो 95% सक्सेस हो रही है। तो होपफुली नेक्स्ट 5-7 इयर्स में हमें ब्लड टेस्ट के साथ ही हमको पता चल, क्योंकि ये ऑपरेशन के बगैर, चलो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एंडोमेट्रियोसिस जहां है वो पता चल जाएगा, पर अदरवाइज ऑपरेशन के बगैर डायग्नोसिस नहीं हो सकती है, इसीलिए कम होती है। और डॉक्टर्स भी ना डिसमिस करते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि चलो ये पेनफुल पीरियड्स है, कुछ खास नहीं है, ज्यादा बना रही है। घर में भी लोग बोलते हैं कि चलो मेरे को भी तो हुआ था, नेचुरल है, नेचुरल है, नेचुरल, हर चीज नेचुरल है। पेनफुल और हैवी पीरियड्स बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। ये आपकी लाइफ को इतना डिस्कम्फर्टेबल कर देते हैं और बहुत ज्यादा, हाँ, और लड़की की जिंदगी। अच्छा, बहुत सारे स्टडीज देखे हुए हैं यास्मीन जी, जो साल में 2 हफ्ते निकल जाते हैं वुमेन, मतलब प्रोडक्टिव टाइम, मतलब वो एग्जाम में अच्छी तरह से एग्जाम नहीं दे सकते हैं क्योंकि पेनफुल पीरियड्स हो रही है, हैवी पीरियड्स, चाहे वो एंडोमेट्रियोसिस के कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं हैवी पीरियड्स के लिए, फाइब्रॉइड्स वगैरह। हाँ, तो जो भी है, ये 2 हफ्ता निकल जाती है, जैसे विमेन आर सफरिंग विद दैट। एंड जब काम पे भी जाते हो तो वो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हो क्योंकि इतना पेन हो रही है। हाँ, और इतनी वीकनेस होती होगी जब हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, तो आपके जो है ब्लड लॉस कितना हो रहा है। हाँ, और एक बात यास्मीन जी ये है कि कैसे पता चले कि आपको हैवी पीरियड्स हो रही है, आपके डॉक्टर नहीं बताएंगे, आपको पता करना चाहिए। अगर आप डबल पैड यूज कर रहे हैं, मतलब पैड और टैम्पॉन, या लीकिंग हो रही है, या सारा निकल जा रहा है, या क्लॉट्स निकल रहे हैं, क्लॉट्स का मतलब लंप्स ऑफ टिश्यू जिसे अपने फिंगर से ज्यादा बड़ा है, तो वो अगर आप देख रहे हैं तो वो आपको हैवी पीरियड्स मानी जाती हैं। तो और अगर ब्लड टेस्ट कराओ तो अगर आपको एनीमिया है तो वो ऑलमोस्ट सर्टेनली आपके हैवी पीरियड्स के कारण है। तो ये आपको जरूर पता करना है कि आप कैसे आपके पीरियड्स हो रहे हैं, और अगर पीरियड 7 दिन से ज्यादा रह रही है तो वो भी नॉर्मल नहीं है। अगर बहुत जल्दी आ रही है, लेस देन 24 डेज,
वो भी नॉर्मल नहीं है। तो ये आपको जरूर पता करके, मेरे वेबसाइट पे मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, हैवी पीरियड्स क्या है, पेनफुल पीरियड्स क्या है। पर अगर आप वो एम्पावर कर ले तो फिर डॉक्टर के पास जाके बोल सकते, डॉक्टर साहब मेरा एक अल्ट्रासाउंड करवा दीजिए, एक ब्लड टेस्ट करवा दीजिए। गुड गुड, ये आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी। अगर जो है हम, हाउ कैन वी हेल्प आवरसेल्व्स, आई मीन हाउ कैन दोज गर्ल्स और women they help themselves? आपके बहुत सारे, सबके पास आजकल स्मार्टफोन है, चाहे वो आप डायरी में लिख दो या कोई ऐप भी ले लो और पूरा रिकॉर्ड कर लो अपने साइकिल्स, तो आपको 3 महीने का पता चल जाएगा कि कैसे हो रहे हैं आपके साइकिल्स। तो एक तो आप रिकॉर्ड रख लीजिए। सेकंड, आपको एक्सरसाइज की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मालूम है जितने आप एक्सरसाइज करेंगे हफ्ते में 2-3 बार 45 मिनट्स, तो वो दिखा हुआ है कि पेन कम हो जाती है, क्योंकि वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग या गर्भाशय की अस्तर से जो रिलीज होते हैं, ये जो पेन प्रोड्यूसिंग केमिकल्स, वो कम हो जाते हैं जब आप हॉट वाटर बॉटल यूज करो, जब आप ठीक से खाना खाओ, वो खाना जो फल, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, साग, स्पेशली नट्स, सीड्स, हल्दी, गार्लिक, जिंजर, ये सब बहुत जितना खाओगे तो आपको इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। ओमेगा 3 भी कहते हैं रिकमेंडेशन है, कैन आल्सो हेल्प। ओमेगा 3 आपको वो फ्लैक्स सीड से भी मिलते हैं। फ्लैक्स सीड, वॉलनट्स, हेम्प सीड्स, चिया सीड्स, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट। और फिश खाते हैं तो ऑयली फिश में भी, ऑयली फिश, ये प्रॉब्लम है कि ऑयली फिश में ज्यादा मर्क्यूरी होती है। अच्छा। तो ये है कि फिश एक्चुअली ओमेगा 3 बनाते नहीं है, वो खाते हैं एल्गी को, तो इसीलिए बेटर है कि आप एल्गे डिराइव्ड ओमेगा 3 का टैबलेट ले लें। पर और साथ में वॉलनट, एक हैंडफुल ऑफ वॉलनट, 1-2 टेबलस्पून फ्लैक्सीड पाउडर। नाउ फ्लैक्सीड का जो प्रॉब्लम है, वो फ्लैक्सीड अक्खा नहीं खाना है। ये मैंने अपने उसमें बताया भी 1-2 वीडियोस में भी, उसको क्रश करके आप उसको फ्रिज में रखें। अगर मच्छी खाते हो तो खाइए, पर छोटे मच्छी इज बेटर देन बिग मच्छी। छोटे मच्छी खाएंगे तो उसमें लेस पोल्यूटेंट होती है, लेस केमिकल्स होते हैं, लेस हार्म होती है। जितना बड़ा हो जाए फिश, वो उतना आपको हर्ट करेगा। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन को भी कहते हैं कि जो है वो उसको अवॉइड करना चाहिए, उसके लिए फाइबरस फूड वगैरह ज्यादा खाएं। बहुत ज्यादा फाइबर के बगैर आपको ईस्ट्रोजन, आपका हार्मोनल जो हेल्थ है, और ये आपके लिसनर्स को बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको समझ में आ जाए कि फाइबर सिर्फ प्लांट फूड्स में होते हैं, ना केक में होती है, ना व्हाइट ब्रेड में होती है, ना मच्छी में होती है, ना अंडे में होती है, ना मीट में होती है। फाइबर इज देयर ओनली इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्राउन राइस, रेड राइस, होल मील, हाँ, जो आटा है, प्लांट फूड, वो फाइबर के बगैर तो हार्मोनल हेल्थ तो भूल ही जाइए। हाँ बिल्कुल, तो ये भी हम डिस्कस करते रहते हैं अपनी वीडियोस में। नहीं, थैंक यू सो मच, आपने इतनी काम की बातें बताई हैं, और जो है नेक्स्ट वीक फिर आप होंगी हमारे साथ, तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच। तो नीतू अभी हमारे साथ थी, उन्होंने आपको बताया एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। तो अगले वीक भी जो हम बात करेंगे हमारे हार्मोन्स और हमारी जो है ये एक हेल्थ इशू को, तो हम औरतें और हमारे हार्मोन्स, ये जो है हमारी डायरी को, हेल्थ डायरी को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो अगले वीक जो होगा उसको आप जो होगा वो है PCOS। अब मैं ये आपको नहीं बताऊंगी पूरी डिटेल के वो क्या इशू है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा अगला वीडियो। सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू।